हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। वो गुड न्यूज़ ये है कि मैंने ये सारी चीज़ें फ्री कर दी अपने ब्लॉग पे। अगर किसी भी बच्चे के पास में कोई भी मटेरियल नहीं है और वो इसकी तैयारी कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की या सेमेस्टर 2 की किसी भी सब्जेक्ट्स की, तो आप मेरे ब्लॉग पे जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी सारा का सारा कवर करा रखा है यूनिट वाइज, और मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना कि जिन बच्चों के पास में मटेरियल नहीं है तो वो उससे तैयारी कर ले। उससे क्या होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा रखे हैं अपनी ही चैनल पे, और मैं आगे भी कराऊंगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि जिसने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप उसको देख लेना। छोटी सी वीडियो है, समझ में आ जाएगी, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रखा है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर का स्कोप क्या होता है कि वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा। सबसे पहला होता है कि इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन परफॉर्मेंस पे आपका मतलब जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो डिसाइड करता है आपका बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ठीक है, एम्प्लॉय मोटिवेशन के जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होगा उस एम्प्लॉय का, तो उसके ये देखा जाता है कि उस एम्प्लॉय में कितनी मोटिवेशन है भी तो वो किस टाइप की है, नेगेटिव मोटिवेटेड है वो या पॉजिटिव मोटिवेटेड है। ठीक है, फिर आते हैं लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है या नहीं है, या अगर वो नेगेटिवली मोटिवेटेड है तो वो कैसे लीडरशिप रूल अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर पाएगा। ठीक है, तो वो भी एक स्कोप में आता है। इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से भी देख सकते हो, नेगेटिव एस्पेक्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, कि अगर वो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करवाएगा, अगर उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं भी बेटरमेंट नहीं दे पाएगा। हाउ टू क्रिएट इफ़ेक्टिव टीम्स एंड ग्रुप्स। अगर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो पॉजिटिव है ना, आप अपने काम में पॉजिटिव बिहेवियर रखते हो तो आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आती है, प्लस आप इफ़ेक्टिव टीम्स और ग्रुप्स के अंदर रहते हो और प्लस उसको क्रिएट करते हो। ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स मतलब कि आपने जैसे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था नेचर ऑफ ओबी में, कि जो आपका नेचर ऑफ ओबी है वो एक थियोरेटिकल लेवल पे काम करता है। ठीक है, थियोरेटिकल लेवल पे काम करता है, तो आप केवल एक ही चीज़ के अंदर एक ही मॉडल एक ही स्ट्रक्चर उसमें नहीं पढ़ते हो, आप उसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ते हो। ठीक है, यही ये कहना चाह रहा है कि स्टडी आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप क्या होगा कि आप स्टडी करोगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि आप जब आगे पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारे मॉडल मिलेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल बिहेवियर, एटीट्यूड एंड लर्निंग मतलब कि और क्या होगा, स्कोप क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसकी लर्निंग कैसी है, वो ज़्यादा जल्दी से अडेप्ट कर रहा है या कम अडेप्ट कर पा रहा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, अगर जो आपके अपर लेवल के लोग उसको कुछ काम दे रहे तो उसके प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा है, वो कैसे अफेक्ट हो जाता है किसी चीज़ से। ठीक है, फिर है आपका परसेप्शन मतलब होता है नज़रिया। इसकी एक अलग यूनिट आएगी परसेप्शन की, एटीट्यूड की और वैल्यू की और मोटिवेशन की, तो प्लीज़ उसको देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, परसेप्शन होता है नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है तो उसको देखने का नज़रिया, अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो उस चीज़ को पाने का नज़रिया। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ बोली गई है करने के लिए, कोई काम बोला गया है तो उसको करने का नज़रिया। ठीक है, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे आपके क्या है स्कोप में आते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में किसका इम्पैक्ट पड़ता है, कल्चर का। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के लोग बाग आते हैं, कोई एक कल्चर का नहीं आता है। ठीक है, और जैसे कि हिंदू कल्चर का आ गया है, सिख का आ गया है, जैनिज़्म आ गया है, मुस्लिम आ गया है, तो आप किसी भी एम्प्लॉय को कल्चर के नाम पे उसको मना नहीं कर सकते हैं, है ना, कि आप नहीं आइए। तो इसीलिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं और वो उसका सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या होता है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज होता है आपका कि मैनेजमेंट के अंदर कैसा चेंज आ रहा है।
ठीक है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, अभी जब हम पढ़ेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है, तो ऐसे ही उन चीज़ों से अफेक्ट होने के बाद उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट बता रहा है कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज, कि जो चेंज आपकी उसमें आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस का भी आपकी अलग यूनिट आएगी, उसमें मैं आपको बहुत विस्तार से बहुत ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी कि क्या होता है ये। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है, लड़ाई। लड़ाई आपके अपर लेवल से भी हो सकती है, विद इन द ग्रुप भी हो सकती है, और लोअर लेवल में भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, आप ग्रजेस लेके चल रहे हो कि हाँ भाई लड़ाई होगी, मैं अभी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं उसका कुछ काम भी नहीं करूँगा। ठीक है, ये होती है कॉन्फ्लिक्ट। या फिर आप क्या कर रहे हो, फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो कि आप उसको मार रहे हो, है ना। या फिर क्या होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, कि आपने दिमाग में रखी हुई है वो चीज़ और आप उसी को पकड़ के बैठे हुए हो। ठीक है, और होता है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या आता है, आपके दिमाग पे स्ट्रेस आता है। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी हम पढ़ेंगे क्या होता है ये, बट आप ये समझो कि कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने कोई कॉन्फ्लिक्ट करा है या आपके पास स्ट्रेस है, तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अब आपने ऊपर की जितनी भी ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, उससे आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप कर रहे हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आपके इंडिविजुअल लेवल पे भी आता है। ठीक है, और मतलब ग्रुप लेवल पे भी आता है, विद इन टीम लेवल भी आता है। प्लस ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट होगा कब, जब किसी एक इंडिविजुअल का गोल पूरा होगा, है ना। तो इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि सबसे पहले जो इंडिविजुअल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ज़्यादा काम करता है, रैदर देन टू अडेप्ट देयर ओन गोल। ठीक है, कि अपने गोल को थोड़ा पीछे रख के वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल को आगे लेके आता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, कि जो सारे के सारे एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम कर रहे हैं, ना कि अपने गोल की तरफ काम कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओबी क्या होता है। ठीक है, कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं ओबी की, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। तो पहला दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में रैशनल थिंकिंग करनी पड़ती है, ना कि इमोशनल फीलिंग को आप आगे रखते हो। ठीक है, कि आपने क्या करा है कि आपका बेटा उस एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है आपकी में ही, और उसने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, उसकी तरफदारी कर रहे हो, ना कि उसको समझाने की कि इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में आपको रैशनल थिंकिंग रखनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा ताकि वो लॉस दोबारा ना हो। ठीक है, तो हम उसको इमोशनल फीलिंग में नहीं टाल सकते हैं। द मेजर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आर टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। मेजर गोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, वो एक्सप्लेन करना और प्रिडिक्ट करना ह्यूमन बिहेवियर। बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है ह्यूमन बिहेवियर, है ना, आपको पता है बहुत ज़्यादा, आप किसी को भी इतनी आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का क्या गोल होगा कि वो एक्सप्लेन करे और प्रिडिक्ट करे ह्यूमन बिहेवियर को। इट इज़ एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो क्या होता है, एक एक्शन ओरिएंटेड, कि जल्द आपने कोई चीज़, किसी ने कोई चीज़ गलत करी और आप तुरंत उसके ऊपर एक्शन कर रहे हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट ना पड़े। प्लस गोल ओरिएंटेड, ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल है, कोई टारगेट है और सारे के सारे लोग उसी पे ही काम कर रहे हैं, तो गोल ओरिएंटेड या गोल डायरेक्टेड। ठीक है, सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सीक्स टू बैलेंस ह्यूमन एंड टेक्निकल वैल्यूज़ एट वर्क, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलता है, ह्यूमन को भी और टेक्निकल वैल्यूज़ को भी वर्क के टाइम पे। ठीक है, इट सीक्स टू अचीव प्रोडक्टिविटी बाय बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग एम्प्लॉयज़ डिग्निटी, ग्रोथ एंड सेटिस्फैक्शन रैदर दैन एट द एक्सपेंस ऑफ दिस वैल्यूज़। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है वो सबसे पहले आपकी प्रोडक्टिविटी को चेक करता है। ठीक है, और प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करके रखता है। प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि आप टाइम टू टाइम कितना ग्रोथ कर पा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, कितना उसको काम दे पा रहे हो, कितना जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव लेके आ पा रहे हो। ठीक है, वो होती है आपकी प्रोडक्टिविटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर होता है उस प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, और एम्प्लॉय की डिग्निटी को। ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय डिग्निटी का मतलब क्या होता है, कोई एम्प्लॉय है और आप उससे काम ले रहे हो और लेते जा रहे हो और ओवर टाइम के नाम पे उसको कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, उसकी डिग्निटी पे अफेक्ट पड़ेगा। या फिर आप रेसिज्म कर रहे हो या डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो सैलरी में, तो वो भी क्या आता है, एम्प्लॉय की डिग्निटी में आता है। आगे समझ में।
थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इंटीग्रेट्स बिहेवियरल साइंस. Many of its core concepts are borrowed from other fields and disciplines like social psychology, sociology and anthropology. मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है, जैसे हमने नेचर ऑफ हॉबी में पढ़ा था कि ये थियोरेटिकल लेवल पे काम करता है, इसका मतलब कि वो हर फील्ड से वो सारे मॉडल और स्ट्रक्चर को लाने की कोशिश करेगा, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा, मिलाने की कोशिश करेगा. कौन कौन से आपके फील्ड्स आती हैं इसके अंदर? सोशल साइकोलॉजी, जो कि किस पे? ह्यूमन माइंड पे काम करती है. ठीक है. सोशियोलॉजी की एक इंडिविजुअल कैसे दूसरे मतलब कि सोसाइटी में कैसे अपने आप को घुला मिला के रखता है, कैसे इंटरेक्ट करता है दूसरे लोगों से, वो आती है सोशियोलॉजी. ठीक है, सोशियोलॉजिकल साइंस. ठीक है. फिर आता है एंथ्रोपोलॉजी, जो कि केवल ह्यूमन बीइंग की स्टडी के बारे में होता है. तो इसमें देखो कितने सारे फील्ड्स आ गए और कितने सारे कोर कंसेप्ट्स निकल के आ गए. तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन सारे कंसेप्ट्स को ले लेता है. ठीक है. फिर आता है, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं. पहला आता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर, कि हाउ ईच पर्सन बिहेव एंड वर्क्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन. एक इंसान कैसे बिहेव कर रहा है और काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया. टीम डायनामिक्स, हाउ पीपल रिएक्ट एंड कोलैबोरेट इन ग्रुप्स और टीम, कैसे लोग इंटरेक्ट और कोलैबोरेट कर रहे हैं ग्रुप के अंदर या टीम के अंदर. कम्युनिकेशन, हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड एंड रिसीव्ड अमंग टीम मेंबर्स, कि कैसे इंफॉर्मेशन बांटी जा रही है और रिसीव करी जा रही है दूसरे मेंबर्स के द्वारा. लीडरशिप क्या होता है? हाउ लीडर गाइड एंड इन्फ्लुएंस देयर टीम, कोई एक लीडर कैसे गाइड कर रहा है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है अपनी टीम को. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, द शेयर्ड वैल्यू एंड नॉर्म्स शेपिंग द वर्क एनवायरनमेंट, जो आपके वैल्यूज़ हैं, जो आपका कल्चर है, वो आपके काम को और आपके एनवायरनमेंट को शेप करता है. ठीक है, पॉजिटिव शेप कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है, वो उस पर डिपेंड होता है. मोटिवेशन, व्हाट ड्राइव्स इंडिविजुअल टू डू देयर बेस्ट एट वर्क, कि जो इंडिविजुअल है वो कैसे मोटिवेटेड है. ठीक है, कैसे वो काम को लेके मोटिवेटेड है. फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, डीलिंग विद डिसएग्रीमेंट्स और टेंशन इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, कि आप कैसे डिसएग्रीमेंट को मैनेज कर रहे हो, कैसे डिसएग्रीमेंट को ले रहे हो. ठीक है, डिसएग्रीमेंट को यस करना, उसको अग्री करना भी बहुत बड़ी बात होती है, कि आपने किसी के साथ में प्रेजेंटेशन शेयर करी और वो उसके साथ में अग्री नहीं कर रहा है, वो आपकी बात को काट रहा है, तो आप उसको कैसे डील कर रहे हो, उस टेंशन को कैसे डील कर रहे हो. ठीक है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ओबी का. डिसीजन मेकिंग भी, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉइसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, की आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, कैसे अपनी चॉइसेस बना रहे हो, कितनी टाइम लगा रहे हो आप चॉइस बनाने में, और कैसे उस चॉइस को हैंडल कर रहे हो, कैसे आप पास आउट कर रहे हो उस डिसीजन को आगे अपनी टीम में. ठीक है. जॉब सेटिस्फेक्शन, हाउ कंटेंट एंड फुलफिल्ड एम्प्लॉयज़ फील इन देयर रोल्स. जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि कोई एक इंडिविजुअल अपनी जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है. ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई है तो वेरी गुड, कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ काम करेगा. अगर वो सेटिस्फाई ही नहीं है तो आप उसको मैनेज करो, उसको उसकी कंडीशन को देखो कि वो क्यों अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है. ठीक है. चेंज मैनेजमेंट, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट एंड टू हैंडल चेंजेस, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे हैंडल कर रही है. ठीक है. बाकी जो इसका गोल है, जो इम्पोर्टेंस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ आप उसको शेयर सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि इस साल अगर नहीं हुआ तो फिर शायद मैं वीडियो ना डाल पाऊँ आगे की. अगर आपको समझ में आ रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.